जब राजनीति का खेल समझ में नहीं आता है तो ये कहा जाता है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कोई नहीं जानता। आज कर्नाटक में राजनीति के ऊंट ने ऐसी ही करवट ली है। अब भी राजनीति का ऊंट करवटें लिए जा रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कर्नाटक के नाटक का अंत क्या होगा। इस नाटक की शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के साथ हुई। विधानसभा की 222 सीटों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन, किए गए गलत कृत्य, इस सब का चेहरा। वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले घंटे में कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ 4-6 सीटों का फासला था। दूसरे घंटे में बीजेपी बहुमत के बेहद करीब नजर आने लगी। कर्नाटक का रुझान देखकर पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। कर्नाटक में बीजेपी को पूरा बहुमत मिल जाएगा। वोटों की गिनती के तीसरे घंटे में तो बीजेपी बहुमत के भी पार नजर आने लगी। लेकिन ये सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी के समर्थक एक दूसरे को कर्नाटक में सरकार बनने की बधाइयां देने लगे। इस बीच खबर आई कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बेंगलुरु में जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से मिलने पहुंचे हैं। लोगों ने इस खबर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तब तक कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही थी। लेकिन दोपहर 1 बजे तक कर्नाटक के ऊंट ने करवट बदलनी शुरू कर दी। बीजेपी का ग्राफ नीचे आने लगा। बहुमत का आंकड़ा 112, जो कि जादुई आंकड़ा था, वो बीजेपी के हाथ से फिसलने लगा। अंतिम नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन रुझानों के हिसाब से ही कर्नाटक में राजनीतिक नाटक का नया चैप्टर शुरू हो गया है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से बात की और खबर आई कि कांग्रेस ने जेडीएस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की खुली पेशकश कर दी है। जेडीएस के भाग्य से छीका टूटता दिखा तो उसने दोनों हाथों में कांग्रेस का ऑफर कबूल कर लिया। The only decision we have taken in the party to support JDS, and JDS can form the government. We will support to head the government. अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें यही एक ऑप्शन बचता है कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए जेडीएस और कांग्रेस साथ आए, और कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया है तो हमने उसको रेसिप्रोकेट किया है, हमने वो ऑफर एक्सेप्ट किया है। शुरुआती रुझानों के बाद बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की मीटिंग का समय भी तय हो गया। खबर थी कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मीटिंग के बाद मीडिया से बात करेंगे। येदियुरप्पा का दिल्ली आने का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के चुनाव बाद गठबंधन की खबर फैलते ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई। बिना देरी किए कर्नाटक चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बेंगलुरु जाने को कहा गया। खबर है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में है। अब नजर कर्नाटक के नतीजों पर। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी के खाते में 104 सीटें आती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 78 सीटें हैं, जबकि जेडीएस 37 सीटें जीतती दिख रही है। जेडीएस की सहयोगी बीएसपी को भी 1 सीट पर जीत मिली है। 1 सीट केपीजेपी ने जीती है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। बहुमत के लिए जरूरी 112 सीटें किसी के पास नहीं है। उधर कांग्रेस और जेडीएस बीएसपी के बीच गठबंधन होता है तो इनके खाते में कुल 116 सीटें आती है। कर्नाटक के इस नाटक का अंत सिर्फ सरकार बनने पर नहीं होने वाला। इस नाटक का असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो वो लोकसभा चुनाव में शहीद होकर कर्नाटक की जनता के बीच जाएगी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस के बीच अगर सरकार बनने का समझौता हुआ तो 2019 में यह गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है और कर्नाटक से सबक लेकर देश में बाकी राज्यों में भी बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। और अभी की सबसे बड़ी खबर, येदियुरप्पा
राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं। राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं येदियुरप्पा, और येदियुरप्पा का मिलना राज्यपाल से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यपाल के सामने अगर वो मिलेंगे तो वो अपना दावा पेश करेंगे, और राज्यपाल अगर चाहें तो अपने विवेक के अनुसार ये विशेषाधिकार उनको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो विवेक के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी को अपने जजमेंट से बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। तो येदियुरप्पा कांग्रेस से येदियुरप्पा माफ कीजिएगा, गवर्नर से मिलने के लिए पहुंच गए थे। इससे पहले येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मैंडेट भले से बीजेपी के पक्ष में पूरा न गया हो, लेकिन कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है। ये एंटी कांग्रेस मैंडेट है, और यही कारण है कि सिद्धारमैया हारे। तो येदियुरप्पा के तेवरों से साफ था कि वो राज्यपाल के पास जाएंगे, और राज्यपाल के पास जाकर शायद वो अपना दावा पेश करें। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो दावा पेश करेंगे, और उस पर कर्नाटक में राज्यपाल वजुभाई वाला क्या निर्णय करते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब है। इनके साथ मैं जानना चाहूंगा कि एसआर मुंबई जजमेंट जो इन सब चीजों में बेंचमार्क है, वो क्या कहता है? जी, वो महासागर है इस पूरे सिचुएशन को देख के। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। मुंबई जजमेंट, उसके बाद जस्टिस एमएम पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, इन सब ने एक ही बात कही है। अलायंस का नेचर क्या है? क्या प्री पोल अलायंस है? पहला तो ये कि अगर किसी सिंगल मेजॉरिटी या किसी फॉर्मेशन को पूरी मेजॉरिटी मिल जाती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब हाफ ए मार्क से ऊपर, तो उसको बुलाना गवर्नर के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, गवर्नर सीधे बुलाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तब वो स्टेप्स बताए गए हैं। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी अगर वो ये क्लेम करती है कि हमारे साथ हाफ वे मार्क में अगर हम नहीं है तो ये पार्टीज हमारे साथ है और उसका क्लेम करते हैं, तो सबसे पहले उसको बुलाना है। यहां पे येदियुरप्पा गए हैं, क्या वो ये चिट्ठी भी ले गए हैं कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का उनको सपोर्ट है? क्योंकि 104 पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर पे जब टेस्ट होगा फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो वहां पे हाफ वे मार्क क्रॉस करना पड़ेगा, और वो होता है 111। दरअसल हुआ ये है कि 3 नहीं है, 2 पे एक चीफ मिनिस्टर ने दो पे लड़ा था, तो इसलिए 1 कम हो जाएगा, और 2 पहले से ही नहीं हो रहे चुनाव 2 वजह से, तो इसका मतलब 3 कम हो गए हैं। तो इस समय 111 चाहिए। 111 का मार्क अगर आप देखें, 110 का चाहिए। ऐसे स्थिति में 6 जो नंबर है वो नहीं आ रहे हैं बीजेपी के पास, तो येदियुरप्पा को ये जरूर देना पड़ेगा साथ में कि हमारा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है और उसके साथ हमें ये सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो कर देंगे और गवर्नर कन्विंस होता है तो वो बुलाएगा। अगर वो नंबर नहीं दे पाए, अच्छा नंबर देने का मतलब हवा में नहीं होता है, उस पार्टी के लीडर को लेके जाना पड़ता है और उसका साइमल्टेनियस सपोर्ट देना पड़ता है। अगर ये नहीं है तो ये कैसे मिलने पहुंचे हैं ये देखना पड़ेगा। क्या कोई पीछे पर्दे के चल रहा है जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि येदियुरप्पा का जाना इस स्थिति में बिल्कुल टेनेबल नहीं होगा जब तक कि वो सपोर्ट किसी और का ना दे। दूसरी तरफ अभी तक कोई भी जेडीएस से ऐसा कोई लीडर नहीं आया है। Time to form the government. Okay, sir. Thank you. Has the governor given you appointment? Has the governor given you appointment? Yes, 5 o'clock. Has the governor given you appointment? Yes. Okay. Well, that's the word. 5 o'clock. और हुई है इससे पहले, लेकिन अभी की घटना में आपको बता दूं, येदियुरप्पा कह रहे हैं वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब उनके मन में कुछ कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल इसका है। मतलब है कि उनको कोई संकेत मिला है या वो ये दावा कर रहे हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं तो ये दावा वो राज्यपाल के सामने जरूर लाना पेश करेंगे। और हो सकता है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं 1996 की, तब अटल बिहारी वाजपेयी के घर के सामने में खड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी शंकर दयाल शर्मा से मिलने निकले। अटल बिहारी वाजपेयी जी शंकर दयाल शर्मा के घर गए, अकेले गए, उनके साथ सिर्फ उनका एक पीएसओ था, ड्राइवर था, अकेले गए और उस अकेली गाड़ी में एम्बेसडर के अंदर वो चलते थे। वापस आए और वापस आके उन्होंने हाथ में चिट्ठी दी। मेरा अकेला कैमरा था, खड़े होकर दिखाई कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मुझे प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर दिया है। और पूरे देश में एक हलचल मच गई
ये मूवमेंट भी मैंने देखा है। तो ये भी हो सकता है कि जब येदियुरप्पा निकले बाहर तो उनके हाथ में राज्यपाल चिट्ठी थमा दे कि आप सबसे बड़ा गठबंधन, आप सबसे बड़ा दल है, आप बनाइए। पहला मौका दल का ये है कि दल अगर हाफ वे मार्क पे नहीं है, तो वही हम बता रहे थे कि जो क्रम है वो बहुत स्पष्ट है कि अगर ये दल ये चिट्ठी लेके जाता है या ये दावा करता है कि हम प्रूफ कर लेंगे और उसके पास लेटर का सपोर्ट है, क्योंकि वो मटेरियल होना चाहिए। जो कुछ भी है ये सिर्फ गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे नहीं होगा, देयर शुड बी मटेरियल, इट शुड बी रेलेवेंट। ये दो चीजें हैं। तो मटेरियल आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और रेलेवेंट वो है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर येदियुरप्पा गए हैं तो हवा में नहीं। हाँ, एक चीज मुझे लग रही है कि इसके पहले वो भी गए थे, कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष सिद्धारमैया गए थे। नहीं, सिद्धारमैया तो इस्तीफा देने गए थे। स्टेट अध्यक्ष, ये जो खबर है हमारी, वो गए थे लेकिन उनको लौटा दिया गया था। जी बिल्कुल, ये हुआ है घटनाक्रम। येदियुरप्पा गए हैं, अगर उनको मिलने के लिए बुलाया है, अगर वो दे देते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये देखना पड़ेगा कि शायद ये गवर्नर के उस पे कंडक्ट पे एक क्वेश्चन आएगा कि अब आपने लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को तो दिया लेकिन उसके पास मेजॉरिटी मार्क नहीं है। मैं यही सवाल अभी आदिल से पूछने वाला हूं और प्रेम शुक्ला जी से पूछने वाला हूं। चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गोवा में नहीं बुलाया था और बीजेपी ने वहां पर गठबंधन के आधार पर सरकार बना ली थी, तो ये सवाल उठा था कि बीजेपी कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि कांग्रेस तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अब किस आधार पर? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं वो बोल रहा हूं कि बीजेपी ने जो गेम करा है कांग्रेस ने, वो बीजेपी को ही उसके ही किए पर जो है वो पलटवार है एक तरीके। नहीं, यहां वो सिचुएशन दूसरी है। यहां पे ये है कि आप किसी भी कीमत पे हाफवे मार्क तब तक क्रॉस नहीं करेंगे जब तक जेडीएस ये कह के ना दे कि हाँ हम इनको सपोर्ट करेंगे। यहां पे अभी तक वो सिचुएशन आई नहीं है। अगर कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कहा है तो आपके पास कोई भी जादू ऐसा नहीं हो सकता कि आप 104 को 111 तक कई हो सकते हैं सर। अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया जाए तो जादू कई हो सकते हैं। एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, एक ऑप्शन हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं। गवर्नर ने येदियुरप्पा को बुलाया, इन लोगों ने कुमार स्वामी के साथ अंडरस्टैंडिंग की, कुमार स्वामी से कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई और कुमार स्वामी उस वक्त जो है वो कर्नाटक की जनता के नाम पे बाहर हो गए कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ मैं नहीं रहूंगा और मेजोरिटी प्रूव हो गई, जो अक्सर मायावती वगैरह करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में इस तरह के उदाहरण हो, बिल्कुल हो सकता है कि ये उस समय कुमार स्वामी ये कहे कि ये तो कम्युनल गवर्नमेंट है, ये है वो है, हम नहीं रहेंगे, और ये गुस्सा करके चली जाए, हाफ वे मार्क कम हो जाए, बीजेपी निकाल ले। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और ये कई जगह हो चुका है, ये कई जगह हो चुका है। सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप ये मानते हैं कि गवर्नर को आपको बहुमत साबित करने के लिए या गवर्नर को येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? देखिए, ये राज्यपाल जी के विवेक पर निर्भर है। चूंकि जनादेश जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, इसलिए ये राज्यपाल का विवेक है कि वो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिससे समझे कि स्थिर सरकार देने में समर्थ जो व्यक्ति है उसको सरकार बनाने के लिए उसका सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल संविधान के अनुकूल और अपने विवेक का सदुपयोग करके एक स्थिर सरकार के लिए निमंत्रण देंगे। स्थिर सरकार के लिए निमंत्रण देंगे। आदिल, कुमार स्वामी पहले ही लेटर भेज चुके हैं कांग्रेस के सपोर्ट वाला, कांग्रेस के सपोर्ट का लेटर दिया है, एमएलए का लेटर उन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि दावा पेश करें, इसके अलावा भी दावा पेश करेंगे। ये मैं समर्थन का लेटर दिखा रहा हूं जो उन्होंने राज्यपाल को लिखकर दिया है कि कांग्रेस का समर्थन हमें मिला हुआ है, ये उन्होंने दिया है। लेकिन वो तीसरे सबसे बड़े दल है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि क्या अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन मुख्यमंत्री मरा, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है? देखिए दीपक साहब, इसमें दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे एनके सिंह साहब ने कहा है, अगर येदियुरप्पा साहब जाते हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि ये 8 एमएलए जो हाफवे मार्क के लिए चाहिए कहां से आएंगे। मुंह जुबानी दावे से गवर्नर साहब ऐसे नहीं आगे उन्हें बुला सकते और अपॉइंटमेंट कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलर मैंडेट भाजपा के खिलाफ था बिहार में, पॉपुलर मैंडेट भाजपा के खिलाफ था गोवा में,
पॉपुलर मैंडेट भाजपा का खिलाफ था मणिपुर में, तब भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी याद नहीं आई। जब गोवा में हम राज्यपाल साहब के पास गए तो राज्यपाल साहब ने कहा था नहीं जी, स्टेबल गवर्नमेंट भाजपा ही दे सकती है। जब हम मणिपुर में राज्यपाल साहब के पास गए तो राज्यपाल साहब कहते हैं जी ठीक है, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पर स्टेबल गवर्नमेंट भाजपा ही दे सकती है। देखिए, 2 सेट्स ऑफ रूल्स नहीं हो सकते हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट जेडीएस को दी है। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनना अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कांग्रेस के लीडर्स राज्यपाल साहब के पास गए, उन्होंने समय मांगा। जेडीएस और कांग्रेस के दोनों के लीडर्स गए हैं। राज्यपाल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। अगर उससे पहले येदुरप्पा साहब को आमंत्रण दिया है तो हमारा मानना है गलत है। प्रैक्टिस आमंत्रण नहीं दिया है, कांग्रेस वो सिर्फ मिलने गए। माफ कीजिएगा आदिल, में साफ कांग्रेस विद इंडिपेंडेंस, आदिल में साफ कर दूं, उनको आमंत्रण नहीं दिया है। हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि येदुरप्पा साहब अभी गवर्नर से मिलने गए। आमंत्रण कोई आमंत्रण नहीं दिया उन्होंने। राज्यपाल ने कोई आमंत्रण नहीं दिया येदुरप्पा जी को। देखिए, येदुरप्पा साहब जो दावे करना चाहते हैं, येदुरप्पा साहब जो दावे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस जेडीएस के अलायंस के पास 118 एमएलए हैं, मैजिक फिगर 112 है, ये बड़ा क्लियर है। भाजपा को 8 एमएलए कौन सपोर्ट देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। जेडीएस ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और जेडीएस प्रेम शुक्ला जी से पूछिए, एमएलए ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मैं पार्टी नहीं हूँ। आदिल, प्रेम शुक्ला जी से पूछिए। क्या मोदी साहब गुजरात से भेजेंगे? क्या गुजरात से जहाज में भेजेंगे 8 एमएलए? बताइए, प्रेम शुक्ला जी एमएलए कहां से आएंगे? देखिए आदिल जी थोड़ा अवसादग्रस्त है, इसलिए बहुत हताशा में बातें कर रहे हैं। इतनी हताशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राज्यपाल के विवेक पर विश्वास कीजिए, राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का सम्मान कीजिए। राज्यपाल के पास आपने भी दावा किया, राज्यपाल के पास भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल भी दावा करेगा। राज्यपाल स्थिर सरकार देने के संदर्भ में जो संवैधानिक मर्यादा होगी उसके अनुकूल निमंत्रण देंगे। आप संविधान की सुविधानुकूल व्याख्या करके ये सोचेंगे कि इस तरह नहीं उस तरह होना चाहिए और राज्यपाल को कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि राज्यपाल अब 10 जनपद फोन से संचालित नहीं होते बल्कि संविधान से संचालित होते हैं, इसलिए उनके अधिकार पर, उनके विवेक पर पूरा आप जो विश्वास कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जब उसके पास विधायक दल का समर्थन होगा, सरकार बनाने की स्थिति होगी, विधानसभा में बहुमत साबित करने की स्थिति होगी, वो करेगी साबित। उसमें इतना अधिक आप जो है अनावश्यक जो है हताशा में क्यों चले जा रहे हैं? जवाब दीजिए आदिल, जवाब दीजिए। बता रहे हैं कैसे जुटाएंगे। हम तो बहुत खुश हैं शुक्ला साहब, हम बहुत खुश हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे, नंबर्स देखें, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस इंडिपेंडेंस 80 एमएलए है, जेडीएस 38 एमएलए है, इकट्ठे 118 बन जाता है। भाजपा के पास केवल 104 एमएलए हैं। और आदिल, एक सवाल, बाकी 8 बिल्कुल सही बोला आपने फिगर। क्या स्ट्रेंथ ओवरनाइट? आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। यानी आप वही चाह रहे हैं कि गोवा और मणिपुर में जो बीजेपी ने किया वही अनैतिक काम आप गवर्नर करें और अनैतिक काम करते हुए आपको बुला लें। आपने उस वक्त गवर्नर के कदम को अनैतिक, पहले तो दीपक जी आपको मानना पड़ेगा और भाजपा के शुक्ला साहब को मानना पड़ेगा कि गोवा और मणिपुर में अनएथिकल हुआ है। पहले अगर आप वो मानेंगे उस चीज का, मैं फिर बाद में टिप्पणी करूंगा। नहीं माना। दूसरी बात, देखिए, कम्युनल फोर्सेस को हराना कांग्रेस क्या मानती है ये बता दीजिए। कल्चर के लिए बात बहुत जरूरी है। क्या मानती है बता दीजिए। आज हर ऑपोजिशन पार्टी को, लाइक माइंडेड पार्टी को कम्युनल फोर्सेस को हराना है। लाइक माइंडेड पार्टी कल जो देखिए, लोकतंत्र में अगर आप कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर देखेंगे तो 38% है। नहीं, एक मिनट, भाजपा का वोट शेयर 36% है। आदिल, पहले मुझे ये बता दीजिए, मणिपुर और गोवा में जो हुआ 55% से ज्यादा, मणिपुर और गोवा में जो हुआ, क्या उसको कांग्रेस अनैतिक मानती है? ये बता दीजिए मुझे। क्या वो नैतिकता के तकाजे, राजनीति के तकाजे, कानून के तकाजे पर सही नहीं था? दीपक जी, ये आपने सवाल भाजपा से पूछा था जब उन्होंने गोवा में सरकार बनाई थी? हमने तो पूछा था, आपने सवाल हमने पूछा था और उसका जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं। और अगर आप उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं, सुन लीजिए आदिल भाई, उसका जवाब प्रेम शुक्ला दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि नहीं, ये बता दीजिए। शांति से सुन लीजिएगा।
एकदम आपने पूछा ये सवाल और उसका उत्तर बहुत साफ है। आपने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। आपके आदरणीय दिग्विजय सिंह ने विधायक दल की बैठक नहीं ली और गवर्नर हाउस तक गए नहीं थे, एक बात। और जब वहां पर विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्ताव गया, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संवैधानिक निर्णय वहां पर राजभवन ने लिया, राज्यपाल ने लिया। अब उस संवैधानिक निर्णय को आप अनैतिक कहते हैं और आज आप उसी अनैतिकता को है नैतिक कह रहे हैं, तो प्रश्न आपसे होना चाहिए। हमारे दावे को तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना। चलिए आदिल, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा और अभी भी कई सारे सवाल हैं। इतना आसान नहीं है। 2+2 4 नहीं है, 1+1 2 नहीं है, 1+1 यहाँ 11 होने वाला है या 0 हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। एक पार्टी जीत कर भी हार गई है और एक पार्टी हार के भी जीत गई है। इस परिस्थिति को भी हमको समझना होगा। ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब HD कुमारस्वामी मिलने गए हैं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दावा पेश किया है और राज्यपाल से मिलकर राजभवन से निकले हैं येदियुरप्पा। उनके साथ अनंत कुमार थे और उन्होंने कहा है कि हमें बहुमत साबित करने का मौका मिले, हम 100% सरकार बनाएंगे और सदन में बहुमत सिद्ध करेंगे, ये येदियुरप्पा ने कहा है। अब कुमारस्वामी मिलने गए हैं और कुमारस्वामी एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जो तीसरे नंबर पर हैं। अब क्या सपोर्ट मांगा जाएगा, क्योंकि अभी तक CLP का चुनाव नहीं हुआ है। ये मैं टेक्निकल लाइन बता रहा हूँ सर। अभी तक विधायक दल नहीं बैठा है, विधायक दल का चुनाव नहीं हुआ है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। तो अगर कोई भी इस तरह की चिट्ठी जाती है दोनों पार्टियों में, वो पार्टी अध्यक्ष से जाएगी, वो पार्टी अध्यक्ष से जाएगी, वो पार्टी अध्यक्ष से जाएगी, बिल्कुल अध्यक्ष। और क्योंकि वही टिकट जो देता है, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अध्यक्ष के साइन होते हैं। इसलिए इस समय भी इलेक्शन कमीशन की नजरों में पार्टी अध्यक्ष का होता है और इलेक्शन कमीशन जो अभी रिपोर्ट देगा उसके बाद गवर्नर कॉग्निजेंस में लेगा सारी चीजें, उसके पहले नहीं दे सकता। चलिए फिर से एक बार आदिल और प्रेम के पास चलते हैं। आदिल, येदियुरप्पा ने दावा कर दिया कि 100% सरकार हम बनाएंगे और बहुमत कहां साबित करेंगे? बॉम्बे जजमेंट के हिसाब से फ्लोर पे। देखिए दीपक भाई, अगर कोई डे ड्रीमिंग करना चाहता है उसको कोई रोक तो कोई सकता नहीं। देखिए स्वतंत्र देश है, येदियुरप्पा साहब को इस चीज का पूरा अधिकार है। हकीकत ये है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, उन्हें 112 शो करना है कि हमारे पास 112 विधायक हैं। गवर्नर साहब को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ इनके पास और 8 MLA आ सकते हैं। कौन सी पार्टी से आएंगे, कहां से आएंगे, ये गवर्नर साहब को सारी चीजें देखना जरूरी है, जिससे पहले वो उन्हें इनवाइट करे सरकार बनाने से। वो येदियुरप्पा साहब शो नहीं कर सकते बिकॉज JDS और कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है और 2 इंडिपेंडेंट्स ने भी क्लियर कर दिया है कि वो अलायंस के साथ है। इस स्थिति पे अगर भाजपा अभी भी बेबुनियाद से दावे करी जाए तो इस पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। और आपको मेरा निवेदन है दीपक साहब आपको कि जो पॉपुलर वोट शेयर है आप अपनी स्क्रीन पे दिखाइए। पॉपुलर वोट शेयर 38% कांग्रेस को है और 36% भाजपा को है। ये पहलू भी देश के दर्शकों को आपके माध्यम से देखना बहुत जरूरी है। आदिल, मैं ये बता दूं कि इस वोट परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली इस देश में नहीं काम करता है, सिर्फ सीट्स काउंट करती है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि सिर्फ सीट्स काउंट करेंगी, वोट परसेंटेज के हिसाब से हमारे यहाँ अगर सीट काम करती है बिल्कुल सही दीपक साहब, अगर सीट काउंट करेगी तो भाजपा सरकार नहीं बना सकती। अगर सीट काउंट करेंगे तो आप मैं वही कह रहा हूँ, भाजपा सरकार नहीं बना सकती। कुमारस्वामी जी गए हैं मिलने और कुमारस्वामी जी को आपने पत्र दे भी दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक राइडर लगाना चाहता हूँ। वो राइडर ये है कि कांग्रेस पत्र दे रही है लेकिन पॉपुलर वर्डिक्ट जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है। आपके CM कैंडिडेट सिद्धारमैया 2 जगह से चुनाव हारे हैं, दोनों चुनाव हारे हैं और ये मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ है। तो ऐसी कोई सरकार अगर ऐसी कोई सरकार बने, मैं एक डेविल्स एडवोकेट की तरह बात कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं A का पक्ष ले रहा हूं, B का ले रहा हूं, C का ले रहा हूं, D का ले रहा हूं, तो वो सरकार भी पॉपुलर परसेप्शन के खिलाफ होगी। आप इस बात से एग्री करेंगे? दीपक साहब, अगर आपका प्रिंसिपल आगे लिया जाए तो भाजपा को बिहार से इस्तीफा दे देना चाहिए।
अगर आपका प्रिंसिपल आगे लेके जाया जाए तो भाजपा को गोवा से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल आगे लेके जाया जाए तो भाजपा को मणिपुर, मेघालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में पॉपुलर अगर एक सब्जेक्टिव वे से आप इंटरप्रेट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का पॉपुलर वोट शेयर भाजपा से ज्यादा है। अगर आप सीट्स के माध्यम से देखेंगे तो अलायंस 118 पे है और भाजपा 114 पे है। दूध का दूध और पानी का पानी देश के आगे हुआ है। बिल्कुल कोई भी हालत में भाजपा सरकार नहीं बना सकती। अगर वो ऐसा प्रयत्न भी करेंगे तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रेम शुक्ला जी, जवाब इसका। देखिए, संविधान के आलोक में सरकार बनाने की प्रक्रिया होती है। आदरणीय एनके सिंह जी ने बताया कि सार्वभौमई जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है संवैधानिक पीठ का, उसके अनुकूल गवर्नर निर्णय लेंगे। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। यदि राज्यपाल इस विवेक ये जागृत होता और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में है, तो उनको पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। एसआर मुंबई केस के अनुसार उनको अधिकार है और वो सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। इसलिए राज्यपाल ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये राइडर्स जो हैं और ये निर्देश जो हैं, हम पार्टी प्रवक्ताओं को देने की बजाय संविधान के तहत उनके पास संवैधानिक राय लेने के अधिकार हैं, उनके पास संवैधानिक निर्णय लेने का अधिकार है उनके पास, और वो उचित अधिकार और का प्रयोग करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताता हूँ कि संकेत कैसे मिलते हैं राजनीति में। हो सकता है दीपक जी, बोमाई जजमेंट गोवा के समय कहाँ चली गई थी? मैं आदिल भाई एक मिनट आऊंगा। कृपया करके एक बहुत जरूरी बात, फैक्ट बतानी है आपको, भी मजा आएगा सुन के। दावा ही नहीं किया भैया आदिल भाई। सोहन जो बैंड वाला है, जो फेमस बैंड वाला है, वो चल चुका है। हमने दावा किया था शुक्ला साहब, मैं पंजाब में ही था, हमने दावा किया था। ये साहब ने कहा था कि ये बताना पड़ेगा। आदिल, अब आप कह सकते हैं, प्रेम शुक्ला जी से बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ बोल रहा था कि सोहन बैंड वाला बीजेपी दफ्तर की तरफ मुंह कर चुका है, ऐसी जानकारी मुझे मिल चुकी है। देखिए एक फैक्चुअल, एक फैक्चुअल चीज मैं शुक्ला साहब को बता दूं। मैं पैंजिम में ही था गोवा के समय, हमने दावा किया था राज्यपाल साहब को। राज्यपाल साहब का यह जवाब था कि आप एक स्टेबल सरकार नहीं दे सकते। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। अगर गवर्नर ये प्रक्रिया के खिलाफ जाते हैं तो कोर्ट्स का माध्यम ऑलवेज खुला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखिए, भाजपा को सुप्रीम कोर्ट का अनादर न करिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान सम्मत है। भाजपा 112 एमएलए कहां से लाएगी? वो 8 एमएलए कहां से लाएगी? अब स्ट्रेंथ से ओवरनाइट हाउस की बढ़ा नहीं सकते। फ्लोर पे बताना है ना शुक्ला साहब, कृपया करके हमें बता दीजिए 8 एमएलए कहां से लाएंगे आप? फ्लोर पे बताना है ना, फ्लोर पे बताइए तो सही, कौन सी पार्टी से लाएंगे? विधानसभा के सदन में या गुजरात से या महाराष्ट्र से लाएंगे? ले आएंगे। आप इतना हम आपको फार्मूला क्यों बता आपके पास सपोर्ट ही नहीं है। फ्लोर पे राज्यपाल साहब को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आएंगे फ्लोर पे, क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ, राज्यपाल साहब गोवा के समय भूल जाते हैं, बिहार के समय संविधान भूल जाते हैं, मणिपुर के समय संविधान भूल जाते हैं, मेघालय में 2 एमएलए के साथ आपने सरकार बनाई है। सोनिया गांधी के संविधान याद नहीं आया। देखिए, इटली नहीं है ना, ये रोम नहीं है भैया कि सोनिया गांधी का माफिया कंपनी फोन कर देगी और छोड़िए। राज्यपाल संविधान के अनुकूल निर्णय लेते हैं, संविधान के अनुकूल निर्णय लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, मुंह खाए, आप रोज सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं। मेरा निवेदन है, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। आपको राज्यपाल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल भाई कंफ्यूज मत करिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। देश नहीं चला सकता। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पत्रकार चलाने का प्रयास भी नहीं करता पास्ट टेंस में। लेकिन 10 जनपद जो है देश का प्रयास करता है चलाने का, और तुगलक रोड से संविधान सम्मत जो है कैबिनेट के प्रस्ताव को फाड़कर फेंक दिया जाता है। ये आप करते हैं। संविधान का मानवर्धन करना ये आपकी परंपरा है। हम संविधान में दीपक साहब, मुझे तो इनकी हिपोक्रेसी पे हैरानी आती है। बारम्बार कह रहा है। चलिए पता है संविधान मानना हिपोक्रेसी है। आप तो मनुस्मृति चाहते थे, संविधान नहीं चाहते थे, पर चलिए वो बात का विषय है। दीपक साहब, मुझे इनकी मनुस्मृति पढ़ी है आपने? सुनते लीजिए शुक्ला साहब, मनुस्मृति पढ़ी है आपने? अरे शुक्ला साहब, सुनते लीजिए कृपया करके।
भारतीय अरे संविधान सुन तो पढ़ा- लीजिए, सुन तो नहीं, मैं लीजिए। मुझे चलिए हिपोक्रेट बौखलाइए कहिए ना, आप, बौखलाइए शौक ना, से कहिए, बौखलाइए क्योंकि ना, हर आपसे ज्यादा हिपोक्रेट भारत दूसरे का को संविधान हिपोक्रेट पढ़ा समझता है। है। अब सुन लीजिए, नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़ा है। बिल्कुल हम बौखला नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपको- अधिक और कम मैं कैसे बता पढ़ा तो दूं, जाता है? मैं बता तो जितने दूं आपकी अनुच्छेद उतनी हिपोक्रेसी पढ़ जाएंगे कैसी है। भैया। वो राहुल गांधी वाला अनुच्छेद चलिए छोड़ मैं दिया बता क्या? तो दूं। अरे ये शुक्ला संविधान की साहब तरह- आपकी हिपोक्रेसी संविधान बता सभा तो दूं, मैं संविधान को सुनने का मंजूर कष्ट किया है, करेंगे। उतना ही पढ़ा कि उसके अतिरिक्त अमित शाह साहब नहीं डिसाइड करेंगे। अब नहीं, सुन मैं वही लीजिए, पूछ रहा हूँ। संविधान दीपक साहब, आपको संविधान निवेदन है, सभा थोड़ा ने जो इंटरव्यू संविधान करिए आप। सम्मत किया, अच्छा उसके अच्छा अतिरिक्त क्या पढ़ लिया शुक्ला आपने? जी, शुक्ला जी 1 मिनट, आदिल भाई को देखिए, मौका मैं दिया जाए, बताता हूँ। आदिल भाई को मौका दिया जाए। आदिल जी बोलिए, यदि निराश नए नए हो गए प्रवक्ता आप। बने हैं ना, तो आपकी तरह आबाद और आप निर्बाध निराश हो गति गए से हैं, चिल्लाना नहीं निराश सीखे हो हैं। गए, कोई थोड़े टाइम में ये भी सीख जाएंगे। क्यों आदिल? नहीं, मैं तो शुक्ला साहब का बड़ा सम्मान दीपक करता हूँ। चिल्लाने- दीपक साहब मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मान करता हूँ, पर थोड़े से तथ्य के मैं इतने बात कर बुजुर्ग दूं। तो नहीं है। ये अगर हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? चलिए सुनते लीजिए शुक्ला साहब, प्लीज कृपया करके। देखिए, ये जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की आज शुक्ला साहब बात कर रहे हैं, यही गोवा में कहाँ चली गई थी? जेटली साहब ने तब कहा था कि जो हो रहा है बिल्कुल संवैधानिक हो रहा है। अरे भैया, यही आपको जेटली राजभवन साहब और में भाजपा आदत के है। प्रवक्ता अपना शुक्ला साहब भी होंगे, उस समय उन्होंने यही कहा था कि जो मणिपुर में हुआ है संवैधानिक हुआ है। अब इनके खिलाफ हो गई है बात, तो अब ये संविधान हमें सिखा रहे हैं। देखिए, दोनों खिलाफ पास से क्या आप हुई नहीं बात? चल सकते। हकीकत ये है, आपके पास नंबर्स नहीं है शुक्ला साहब। आप देखिए, सौर लूजर प्रकार की आपको तरह लगता से है आप ना? पेश ना आए। देखिए, जनता जनार्दन ये का ये आपको है कि लगता आपके है पास ना? नंबर नहीं है। अब स्वीकार करिए। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूँ, मैं दोनों को रोकता हूँ। मुझे तुरंत कर्नाटक जाना पड़ेगा। मेरे सहयोगी प्रकाश पांडे, हमारे सीनियर एडिटर, इस वक्त देवगौड़ा के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। प्रकाश, वहां पर क्या हाल है? क्योंकि देवगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी तो इस वक्त राज्यपाल से मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक। अभी कुछ देर पहले ही कुमारस्वामी यहां से निकले। तमाम कांग्रेस के नेता भी देवीगौड़ा के घर पे ही जो है सारी मीटिंगें हो रही हैं और यहीं पे लगातार सारा आगे की क्या कार्रवाई हो उस तरह के। जहां तक लेटर की बात है वो मैंने भेजा था कि उन्होंने 5:30 बजे का वक्त मांगा था और इस वक्त कुमारस्वामी भी गवर्नर हाउस में पहुंच गए। और जो मुझे सूचना मिल रही है कि वहां पर उससे पहले येडियुरप्पा मिले थे और येडियुरप्पा को शायद गवर्नर साहब ने कहा है कि आप जो है 7 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करें। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कुमारस्वामी सारा पत्र लेके पहुंचे हैं और वो संख्या बल के आधार पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दल अब उनका हो गया क्योंकि कांग्रेस भी अब उनके साथ हो गई। ऐसे में जो है एक अजीब तरह का संवैधानिक संकट की बात उभरेगी कि अगर राज्यपाल ने येडियुरप्पा को भी कह दिया है कि आप वो करें तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस का ये कहना है कि ये इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और गोवा और मणिपुर में जो कुछ उनके साथ हुआ वो अब उसको आगे नहीं सहन करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक का माहौल खासा गर्म है इस वक्त। अगर मैं निखिल से कहूं, जो मेरे कैमरा पर्सन है, देवीगौड़ा के घर के बाहर पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पर और तमाम पुराने नेता यहाँ की सीके जाफर शरीफ भी अभी थोड़ी देर पहले मिलकर गए। तो कांग्रेस कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती और जो यहाँ पर उनके समर्थक हैं, पूरे एरिया में जो है पद्मनाभन एरिया है जहां पर पूरी तरह से इतना जाम है कि हमें यहाँ पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट पैदल पहुंच के हम यहाँ पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में संवैधानिक संकट जो होगा वो तो होगा ही, साथ ही लोगों में भी जो है दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी जो है जोश भी है। और अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो शायद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्थिति कुछ बिगड़ भी सकती है आने वाले 1-2 दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में चिंतित होना चाहिए इस वक्त कार्यवाहक सरकार को? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे अगर गवर्नर साहब ने बीजेपी को मौका दे दिया, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बीजेपी को मौका मिल गया तो बीजेपी ये मौका हाथ से नहीं गंवाएगी, वो किसी ना किसी तरह से अपना बहुमत साबित कर देगी। ऐसे में जो है सबसे बड़ा दल हमारा है। गोवा और मणिपुर में जिस तरह से हमारे साथ हुआ वैसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो एक लॉ एंड ऑर्डर की भी एक समस्या हो सकती है बेंगलुरु में या पूरे कर्नाटका में, क्योंकि लोगों में खासा जोश तो है ही है, साथ ही इस बात को लेकर गुस्सा भी है जेडीएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। ज्यादा गुस्सा जेडीएस में होगा क्योंकि कांग्रेस तो मोरली हार चुकी है, कि कांग्रेस में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है आपको? जेडीएस को तो सरकार मिलती दिखाई दे रही है, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश होगा। कार्यकर्ताओं में एकदम से उत्साह भी जागा दोपहर के बाद और अब गुस्सा भी उन्हीं में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि
अगर मैं पीछे आप अगर मेरा देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ ट्रैफिक जाम लगा है और पुलिस का बंदोबस्त किया, हालांकि फॉर्मर पीएम है, एसपीजी भी होती है और तमाम पुलिस भी यहाँ पर होती है, लेकिन पुलिस की फोर्स यहाँ ज्यादा लगानी पड़ी है और लगातार जो है दोपहर के बाद से यहाँ लोगों की आमद बढ़ती ही जा रही है। दीपक। बिल्कुल प्रकाश, आपने हमको जानकारी दी, आपसे फिर जुड़ेंगे चलते चलते इनके साथ। आपको क्या लगता है गवर्नर क्या करेंगे आपके गट फीलिंग के हिसाब से, या संविधान के हिसाब से क्या करना चाहिए और आपकी गट फीलिंग के हिसाब से वो क्या करें? देखिए, दो चीजें हैं। संविधान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो इस समय येदियुरप्पा गए हैं, उनके पास कोई भी वो ऑप्शन नहीं है, वो ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि कैसे होगा। अब दूसरा पक्ष आता है कि संविधान, गवर्नर को एक और भी रोल होता है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, न तो चीफ जस्टिस के पास होता है, न प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ये दोनों एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, जबकि गवर्नर प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात साफ है कि बहुमत बीजेपी को मिली है सीटों के टर्म्स में। तो ये अगर आप मान लीजिए, हम ये भी मान लें कि गवर्नर ने सही किया है, ये वैल्यू का जजमेंट है और इसको छोड़ देते हैं हम, तो कल जब ये फ्लोर टेस्ट पे जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कुमारस्वामी को, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कांग्रेस को। फ्लोर टेस्ट पे जैसे ही जाएगा, आपके पास नंबर है 116 सॉलिड आपके पास है, बल्कि अगर उसको जोड़ ले अदर्स को भी, या उनके उस तरफ भी डाल दे, आप वहां पे उसको गिरा सकते हैं। जो भी डेट हो फ्लोर टेस्ट की, अब आपकी बजाय इसके कि उपद्रव, मुझे शंका यह है कि जेडीएस अगर गवर्नर येदियुरप्पा को बुलाता है तो जेडीएस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जबरदस्त क्रिएट होगी, और वो गुस्सा मैं समझ सकता हूं कि क्यों होगा। कांग्रेस और जेडीएस ये दोनों मिलकर सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करेंगे, जो कि अदरवाइज भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा नहीं, समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक तो यह है कि फ्लोर टेस्ट इज द अल्टीमेट टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट पे दोनों पार्टियां गिरा दें इनको, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुमत है और आपको लगता है कि गवर्नर ने फिर से एक बार अनैतिक काम किया है, तो आपको बिल्कुल चिंता न करें, फ्लोर टेस्ट आ रहा है। प्रकाश कह रहा है, प्रकाश बता रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि इन किन प्रकार बहुमत बीजेपी सिद्ध कर देगी, ये डर है उनको। नहीं, अगर ये इनके प्रकार, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही चलता है, गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को आप जानते हैं कि एक बात तो है कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कांग्रेस को जनता ने नकारा है, यह भी सही है। लेकिन लार्जेस्ट सिंगल पार्टी अगर फ्लोर पे टेंजिबल टर्म्स में नहीं अपना बहुमत अभी दिखा पा रही है, कल दिखाएगी, ये एडवांटेज उसको अगर दे रहे हैं, तो यह माना जाता है कि गवर्नर ने यह गलत किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब फिर क्वेश्चन आता है कि बहुमत कैसे डिसाइड करेंगे। कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा है, हालांकि उसका फ्लोर ऑफ असेंबली में उसका कोई मतलब नहीं होता है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस पूरे 70 साल अगर औसत लेंगे तो 36% वोट पे शासन करती रही। आज बीजेपी जब शासन कर रही है तो 31% सिर्फ वोट है, तो इसलिए वो नंबर परसेंटेज ऑफ वोट बहुत मायने नहीं रखता, डिपेंड करता है कि सीट कितनी जीती है। तो कल जब फ्लोर टेस्ट होगा या 7 दिन बाद होगा, कैसे बीजेपी को आप यही कोशिश करें कि बीजेपी को कोई एडवांटेज ना मिले, जेडीएस सॉलिड खड़ा रहे, कांग्रेस सॉलिडली खड़ा रहे। 116 आपके पास है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नर जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। फ्लोर टेस्ट में अगर आप उनको गिरा देते हैं तो फिर से सरकार आपकी बनेगी, और तब गवर्नर की जो किरकिरी होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन, आप देखिए इसने गलत निमंत्रण दिया था और नतीजा ये हुआ कि आज सरकार की, मेरे ख्याल से इसमें आपको मेहनत करनी चाहिए बजाय इसके कि आप सड़क पे उपद्रव करें। चलिए, मैं यहां पर फिलहाल एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन हमारी ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है, आगे आएंगी मेरी सहयोगी आंचल।